चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में साइंस में आपको आरबीसी के बारे में आपको जानकारी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो आज का वीडियो है वो हम आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स हैं। इनका एक और नाम है ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्या इनका नाम है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ल्यूकोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसी हैं। डब्ल्यूबीसी में कुछ डाटा देख लीजिएगा। इनकी जो संख्या होती है, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 5000 से 9000 प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है, होती हैं। मतलब 5000 से 9000 के बीच में इनकी संख्या पाई जाती है। जो लाइफ स्पान जो इनकी होती है, इनका जो जीवन काल होता है, जीवन काल होता है वो जीवन काल 4 से 14 दिन होता है। 4 से 14 दिन तक ये जिंदा रहते हैं। 4 से 14 दिन तक इनका जीवन काल होता है। 5000 से 9000 प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर में पाई जाती हैं। ल्यूकोसाइट इनका दूसरा नाम है। आरबीसी की यदि इनसे तुलना करें तो आरबीसी में केंद्रक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जा रहा था। इनमें हीमोग्लोबिन होगा वो एब्सेंट होता है, ठीक है। एच भी होती है, वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। जबकि जो अन्य ऑर्गन्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ठीक है, ईआर हुआ, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, या लाइसोसोम्स हो गए, ये ऑर्गन्स जो होते हैं, जो अन्य कोशिकांग, केंद्रक को छोड़ करके अन्य कोशिकांग होते हैं, ये आरबीसी में डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। जबकि अन्य जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ईआर हुआ, राइबोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ, या जो अन्य जो सेल ऑर्गन्स हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है, इनका जो मुख्य कार्य होता है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। क्या है इनका मुख्य कार्य? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है। अब ये जो प्रतिरक्षा होती है ये दो माध्यम से होती है। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा करना होता है। अब जो ये प्रतिरक्षा शरीर की करती हैं, ये दो रूपों में करती हैं। या तो ये भक्षण के माध्यम से करती हैं, या फिर ये एंटीबॉडी बना करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी या तो भक्षण के माध्यम से शरीर को सुरक्षा प्रदान करेंगी, या फिर एंटीबॉडी बना करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। भक्षण का माध्यम ये हुआ कि जैसे कोई ह्यूमन हुआ, ठीक है, कोई मानव हुआ, इस मानव पर, ठीक है, ये जो मानव है, इस मानव पर बाह्य सूक्ष्म जीवों का आक्रमण हो सकता है। सूक्ष्म जीव का आक्रमण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? शरीर पर वायरस का अटैक हो सकता है, शरीर पर बैक्टीरिया का अटैक हो सकता है, शरीर पर फंजाई का अटैक हो सकता है, या प्रोटोजोन्स का अटैक हो सकता है। तो ये सूक्ष्म जीव शरीर पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, तो ये उनका भक्षण करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। यदि इन सूक्ष्म जीवों में से यदि कोई जीव शक्तिशाली हुआ तब ये एंटीबॉडी बना करके सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं भक्षण के माध्यम से, और दूसरा एंटीबॉडी बना करके ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके आगे चलते हैं तो ल्यूकोसाइट्स को या डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में इसे बांटना है। दो भाग कौन कौन से होंगे? तो जो दो भाग होंगे वो कणिका के आधार पर, किसके आधार पर हैं ये दो भाग? कणिका के आधार पर हैं। कणिका के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? कणिकाओं के आधार पर इन्हें दो भागों में बांट लिया जाता है। ग्रैन्यूल्स
न्यूल्स होते हैं और ए ग्रेन्यूल्स होते हैं। कणिका युक्त होते हैं और कणिका ए ग्रेन्यूल्स होते हैं, कणिका रहित होते हैं। कितने भागों में बांट लिया गया है? 2 भागों में बांट लिया जाता है। कणिका युक्त हैं और कणिका रहित हैं, इन्हें 2 भागों में बांट लिया जाता है। ठीक है, अब जो इनको भी जो ग्रेन्यूल्स हैं ये भी 3 भागों में बांट लिया जाता है। ए ग्रेन्यूल्स उन्हें भी 2 भागों में बांट लिया जाता है। अब ये किसके आधार पर है? ये रंगने के आधार पर है। रंगने के आधार पर इनको 3 भागों में बांट लिया जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? यूसोनोफिल्स होता है, यूसोनोफिल्स हैं ये, और दूसरा होता है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और जो तीसरा होता है वो बेसोफिल्स होते हैं। तीसरे क्या हैं? बेसोफिल्स होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स को रंगने के आधार पर यूसोनोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं और बेसोफिल्स होती हैं। यूसोनोफिल्स को एसिडोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बेसोफिल्स को, ठीक है, यानी कि बेसोफिल्स के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ग्रेन्यूल्स में ये जो 3 भाग हैं इनमें से सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? सबसे ज़्यादा, ठीक है, 60 से 62% जो संख्या होती है वो किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स की होती है। और न्यूट्रोफिल से नेचुरल एक्टिव किलर सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? न्यूट्रोफिल्स को एक्टिव किलर सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्राकृतिक भक्षी कोशिका होती है। तो ग्रेन्यूल्स को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। इनका क्या क्या फंक्शन है अभी आपको दे रहे हैं। ग्रेन्यूल्स को 2 भागों में बांटा जाता है और 2 भाग हैं इसके हैं। एक तो एक भाग तो होता है लिम्फोसाइट्स होता है, और जो दूसरा भाग होता है वो मोनोसाइट्स होता है। ठीक है, तो इसके कितने भाग हो गए हैं? 2 भागों में इसे बांट लिया जाता है। लिम्फोसाइट्स हैं और, ठीक है, और मोनोसाइट्स हैं। ठीक है, अब चूंकि जो यहाँ पर यूसोनोफिल्स है, यूसोनोफिल्स की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि 2 से 3% के लगभग इनकी संख्या पाई जाती है। 60 से 62% न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। बेसोफिल्स की मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी कि 0.5% के लगभग इनकी मात्रा पाई जाती है। जो लिम्फोसाइट होती है इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इनकी मात्रा 35% तक होती है। इनकी मात्रा, ठीक है, तो 3 से 4% के लगभग इनकी पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो डाटा आपको दे दिए हैं किसकी मात्रा कितनी पाई जाती है। अब इनके कार्य देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, WBC का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। ये या तो भक्षण के माध्यम से करेंगे या फिर एंटीबॉडी बना करके करेंगे। तो शरीर पर ये जो जैसे सुरक्षा करना होता है, एक गांव की सुरक्षा है, जिले की सुरक्षा है, राज्य की सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है। तो इस सुरक्षा के लिए जो जो डिफेंस का सिस्टम है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। भारत में या अन्य देशों में 3 सेनाएं हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस हैं, राज्यों की अपनी अपनी पुलिस हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इनका काम होता है रक्षा करना। तो जैसे इनका काम रक्षा करना होता है देश में, देश की, राज्य की, जिले की, ऐसे ही ये क्या बन गए हैं? ये जो 1 2 3 4 5 ये सैनिक बन गए हैं। ठीक है, ये सैनिक तैयार हो गए हैं। ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करेंगे। जैसे शरीर पर आक्रमण हुआ होगा वैसे इनका काम होगा। ठीक है, तो जो यूसोनोफिल्स होता है, ठीक है, यूसोनोफिल्स की जो अधिकता हो जाती है वो यूसोनोफिलिया नाम का एक अवस्था है। रोग तो नहीं है, यूसोनोफिलिया नाम की एक अवस्था आ जाती है जो कोई रोग नहीं है। न्यूट्रोफिल्स, यदि शरीर पर किसी सूक्ष्म जीव का आक्रमण हुआ है तो जैसे ही शरीर पर आक्रमण होगा जो नर्व्स होते हैं वो तुरंत सूचना मस्तिष्क को दे देंगे और मस्तिष्क तुरंत आदेश देगा। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स को आदेश देगा या जैसा शरीर पर आक्रमण हुआ होगा, छोटा आक्रमण हुआ है तो उस प्रकार की सेल को भेजेगा, बड़ा आक्रमण हुआ है तो उस प्रकार की सेल को लड़ने के लिए भेज देगा। ठीक है, तो चूंकि न्यूट्रोफिल्स को ये तुरंत आदेश देता है, न्यूट्रोफिल्स तुरंत उस सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं
और उनको भक्षण करके, यदि क्षमता इनमें है भक्षण करने की, तो क्षमता यदि है तो उस सूक्ष्म जीव को मार करके खा जाती हैं और शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स एक्टिव नेचुरल किलर एक्टिव सेल है, ठीक है, भक्षण का कार्य करती है। ये डाटा आपको यहाँ लिखा है। जो बेसोफिल्स होती है, ये जो बेसोफिल्स होती है ये एलर्जी की प्रक्रिया में भाग लेती है, ठीक है। तो एक सिस्टम देखिएगा, शरीर में कितना अच्छा सिस्टम बना है कि शरीर के अंदर की सुरक्षा तो करना ही है इनको, लेकिन बेसोफिल्स एलर्जी की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और एलर्जी की प्रक्रिया मतलब है धूल धुआं या वातावरण से आपको एलर्जी हो सकती है। तो ये देखो कितनी एक्टिव होती हैं कि ये बाहरी वातावरण तक की भी सूचना दे देती हैं। एलर्जी की प्रक्रिया हुई तो शरीर को सूचित कर दिया जाता है कि यह वातावरण आपके रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो ये सैनिक हैं, ठीक है, जो शरीर को हमारे अंदर से तो सुरक्षा करते हैं, बाहर के वातावरण से भी हमें सूचना दे देती हैं कि यह क्षेत्र, यह वातावरण आपके रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये ग्रैन्यूल्स हो गई हैं, लड़ने का कार्य करते हैं, ठीक, और शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब आइएगा ग्रैन्यूल्स पर आइएगा। तो ग्रैन्यूल्स सबसे शक्तिशाली कौन सी होती हैं? ये ग्रैन्यूल्स होती हैं। अब ये जो ग्रैन्यूल्स में इसके दो भाग हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो ग्रैन्यूल्स हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ग्रैन्यूल्स और शरीर को मुख्य सुरक्षा प्रदान करने का कार्य ये ग्रैन्यूल्स का होता है, जिसमें पहले क्या है, लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट की जो परसेंटेज पाई जाती है वो 35% होती है। लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य होता है एंटीबॉडी बनाना। क्या बनाना? एंटीबॉडी बना करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट हैं वो एंटीबॉडी बना करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो लिम्फोसाइट होती हैं ये परिपक्वता के आधार पर, किसके आधार पर हैं? परिपक्वता के आधार पर, ये परिपक्वता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब लिम्फोसाइट को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है, ठीक है। जैसे भारत की रक्षा के सैनिकों को या ब्लैक कमांडो को या अर्धसैनिक बलों को जिस प्रकार से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको लड़ने के लिए सक्षम बनाया जाता है, इसी प्रकार से जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग इनको परिपक्व बनाया जाता है। परिपक्व कितने प्रकार से बनाया जाता है और कहाँ कहाँ बनाया जाएगा? ये दो प्रकार से होता है। एक तो होती है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट होती है। बी लिम्फोसाइट होती हैं। मतलब टी लिम्फोसाइट, इनको ट्रेनिंग दी जानी है। इन्हें दो भागों में बांट लिया गया है। किसके आधार पर? परिपक्वता के आधार पर। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक थाइमस नाम की एक ग्लैंड है। थाइमस शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है। थाइमस नाम की एक ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहाँ पर इसको ट्रेनिंग दी जाती है। किसको? टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में इनको ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि बी लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग दी जाती है ब्लड में। कहाँ इनको ट्रेनिंग दी जाती है? ब्लड में इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और जो थाइमस, जो टी लिम्फोसाइट होती हैं, ये कोशिकीय जो द्रव है, ठीक है, ये सेल जो ऑर्गन्स हैं, सेल ऑर्गन्स को की सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, कोशिकीय द्रव की सुरक्षा प्रदान करती हैं। जबकि जो बी लिम्फोसाइट होती हैं, जिनको ब्लड में ट्रेनिंग दी जाती है, इनको परिपक्वता, ठीक है, जो इनको परिपक्वता दी जाती है और ये सुरक्षा करती हैं किसकी? प्लाज्मा की ये सुरक्षा करती हैं, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट किसकी सुरक्षा करती हैं? जो कोशिकीय द्रव है इसकी सुरक्षा प्रदान करती हैं। बी लिम्फोसाइट है वो ब्लड में परिपक्व होकर के प्लाज्मा की सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। तो परिपक्वता के आधार पर में दो भागों में बांट लिया जाता है। थाइमस ग्लैंड जो होती है, थाइमस ग्लैंड इस टी लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग देते समय ये 4 भागों में से बांट लेती है। कितने भागों में? 4 भागों में बांट लेती है। T1, T2, T3 और
4 कितने भागों में से बांट लिया है? परिपक्वता, यानी कि जब इसको ट्रेनिंग दी जाती है तो इसके 4 ग्रुप बना दिए जाते हैं, और ये जो जैसे जैसे संख्या आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी परिपक्वता बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब टी सेल कम शक्तिशाली, T2 उससे ज़्यादा, T3 और ज़्यादा, और T4 सबसे शक्तिशाली सेल होती है। ठीक है, तो थाइमस ग्रंथि से एक थायमिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, वो इनको ट्रेनिंग देता है। इसका ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर होगा? थाइमस ग्लैंड होगा। थाइमस ग्लैंड में ट्रेनिंग कौन देगा? ट्रेनिंग जो थायमिन नाम का एक हार्मोन्स होता है वो टी लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग देता है, परिपक्व बनाता है। ठीक है, जो T1 सेल होती है, ये जो T1 सेल होती है ये एक प्रकार से हेल्पर सेल होती है। T2 जो होती है वो एक प्रकार से किलर सेल होती है। ठीक है, ये किलर सेल होती है। जो T3 होती है वो सुप्रीसर सेल होती है, सुप्रीसर सेल होती है। और ये T4 होती है, ये मेमोरी सेल होती है, मेमोरी सेल होती है। तो परिपक्वता के आधार पर ने 3 भागों में बांट दिया है। हेल्पर सेल हो गई है, किलर सेल हो गई है, सुप्रीसर सेल हो गई है। सुप्रीसर सेल का मतलब है उनमें खुद सेल, इनमें से कोई कोशिका का, इनमें से कोई सेल घायल हो जाएगी तो उसको अपने आप को सुरक्षा करने के लिए सुप्रीसर सेल होती है। मेमोरी सेल होती है, ये सबसे एक्टिव किलर सेल होती है। ये जो T4 होती है ये सबसे एक्टिव किलर सेल होती है, और इसकी जो मात्रा होती है, इसको संचित करने का एक क्षेत्र है। इसको जो स्प्लीन होता है, प्लीहा होता है, इसमें इनका संचय रहता है। तो T4 सेल का संचय कहाँ रहता है? स्प्लीन में रहता है, प्लीहा में रहता है। मेमोरी सेल के नाम से इसे जाना जाता है। तो T1, T2, T3 और T4 4 प्रकार की ये सेल हैं। और जो एड्स का वायरस होता है, एड्स का वायरस जो होता है वो HIV होता है। ये पहला अटैक शरीर में, क्योंकि वो जानता है कि यूसोनोफिल्स, बेसोफिल्स या जो अन्य सेल हैं वो उसके लड़ने लायक नहीं है, तो उसका पहला अटैक कहाँ होता है? पहला अटैक एड्स के वायरस का, HIV का पहला अटैक कहाँ होता है? T4 सेल पर होता है, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली होती है। तो टी लिम्फोसाइट यहाँ सबसे शक्तिशाली जो सेल होते हैं। ठीक है, और ये 4 प्रकार के होते हैं। ट्रेनिंग के आधार पर इनको, यानी कि जैसा शरीर पर आक्रमण हुआ होगा इनको वैसी ही सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, कि कौन उनसे लड़ने में सक्षम है। ठीक है, तो पहले T1 को भेजा जाएगा, हो सकता है हार जाएंगी। T2 को भेजा जाएगा, हार जाएंगी। T3, T4 ये सभी सेल जब हार जाती हैं तो फिर ये कहा जाता है कि शरीर की इम्यूनिटी जो सिस्टम है, यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो चुका है। और एड्स में यही माना भी जाता है। एड्स का मतलब होता है शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाना, शरीर का सुरक्षा तंत्र कमजोर हो जाना, उसी को एक नाम दिया गया है एड्स। एड्स कोई ऐसा विशेष रोग नहीं है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है, किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता नहीं बची है, तो उसको नाम दे दिया जाता है एड्स। ठीक है, HIV उसका वायरस है। और जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग ब्लड में दी जाती है और ये प्लाज्मा को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जो लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है, ये एंटीबॉडी बना करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। लास्ट में क्या आता है? मोनोसाइट। ठीक है, ये जो मोनोसाइट होती है सबसे बड़ी WBC, जो WBC होती है, WBC में इतनी सब सेल्स आई हैं। ठीक है, इतने सैनिक आए हैं, उनमें सबसे बड़ी WBC यदि कोई है तो वो कौन सी है? मोनोसाइट होती है, सबसे बड़ी WBC होती है। ठीक है, 3 से 4% इनकी मात्रा पाई जाती है। और ये सूक्ष्म भक्षी कोशिका है, ये सूक्ष्म जीवों को खा करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सी है? मोनोसाइट है। मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC होती है। ठीक है, तो ये ल्यूकोसाइट हो गया है। ठीक है, अब ये जो इसी के आगे चलेंगे तो जो W स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। चलिए ले लिया होगा। इसी के आगे बढ़ते हैं WBC में।
तो जो WBC है, यदि WBC की संख्या, देखिएगा 3 स्थितियां बनती हैं कि यदि WBC की संख्या में कमी आ जाए, ठीक है, या वृद्धि हो जाए, और वृद्धि ऐसी हो कि संक्रमण रहित वृद्धि हो, ठीक है, तो ये WBC, ठीक है, अलग अलग टाइप, अलग अलग प्रकार की होती हैं। और स्थिति देखिएगा कैसे ये बनेगी। तो जो WBC होती हैं, WBC की संख्या में यदि वृद्धि हो जाए, ठीक है, वृद्धि हो जाए तब कौन सी स्थिति बनेगी, कमी हो जाए तो कौन सी स्थिति होगी, और संक्रमण रहित वृद्धि हो जाए तो कौन सी स्थिति बनेगी। ये 3 स्थितियां जान लीजिएगा, ठीक है। WBC की संख्या में वृद्धि हो गई, WBC की संख्या में वृद्धि हो गई तो इसका मतलब है किसी सूक्ष्म जीव का क्या हुआ है, सूक्ष्म जीव का आक्रमण हुआ है। सूक्ष्म जीव का आक्रमण होने से WBC लड़ने के लिए तैयार रहती हैं, ठीक है। जिस क्षेत्र में आक्रमण हुआ है उस क्षेत्र में वो एकत्रित हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा आपने देखा होगा, शरीर के किसी भाग में चोट लग जाए, चोट लग जाने से जिस भाग में चोट लग जाती है उस भाग में स्वेलिंग आ जाती है, शरीर का उतना भाग फूल जाता है। फिर जैसी चोट लगी हो, हल्की चोट लगी हो तो हल्की स्वेलिंग आएगी, बड़ी चोट लगी हो तो बड़ी स्वेलिंग आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आक्रमण हुआ, नर्व्स ने तुरंत सूचना मस्तिष्क को दी, मस्तिष्क ने तुरंत आदेश WBC को दिया कि जाइएगा शरीर के इस भाग में आक्रमण हुआ है। तो WBC एकत्रित उस क्षेत्र में हो जाती हैं, लड़ने के लिए तैयार रहती हैं, जिस कारण से उस भाग में स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग का मतलब क्या है, वहां पर WBC एकत्रित हो गई हैं, लड़ने के लिए तैयार होती हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव के आक्रमण को दर्शाता है, WBC की संख्या में वृद्धि हो गई है, स्वेलिंग आ जाती है उस स्थान पर, वह भाग यानी कि सूज जाता है, ठीक है, उस भाग में स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद कमी हो जाए, ठीक है, तो ये जो कमी हो जाए तो इसका मतलब है कि जो क्षमता है, प्रतिरक्षा जो क्षमता है वो कैसी हो गई है, वो कमजोर हो गई है, किससे, कमी आने पर। और संक्रमण रहित वृद्धि हो जाए, और संक्रमण रहित वृद्धि होने का मतलब है कि किसी सूक्ष्म जीव का आक्रमण नहीं हुआ है, फिर भी अनियमित अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि हो गई है, तब उसे एक नाम दे दिया जाएगा ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया, और ल्यूकोमिया को एक और नाम दिया जाता है ब्लड कैंसर, इसे नाम दिया जाता है। क्या बन गया ये, ब्लड कैंसर, ठीक है। तो संक्रमण रहित यदि WBC की हो गई है तो वो अवस्था बन जाएगी कौन सी, ल्यूकोमिया की अवस्था हो जाती है। ल्यूकोमिया की अवस्था का मतलब क्या हुआ, ब्लड कैंसर हुआ। और जो कैंसर होता है, कैंसर का मतलब ये होता है शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी भाग में कोशिकाओं की अनियंत्रित अनियमित वृद्धि होने से जो गुच्छा बन जाता है उसी को कैंसर नाम दे दिया जाता है। तो ये ल्यूकोमिया है, ये ब्लड से संबंधित है, तो इसको नाम दे दिया गया है ब्लड कैंसर, इसे नाम दे दिया जाएगा। ब्लड कैंसर के उपचार में एक P30 फास्फोरस का एक समस्थानिक है P30, इस समस्थानिक का उपयोग ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसका, P32 लिखना, P32 समस्थानिक का उपयोग ब्लड कैंसर के उपचार में होता है। ब्लड कैंसर कहाँ से हो सकता है, जो स्ट्रोंशियम 90 होता है, इससे दोनों हो सकते हैं, ब्लड कैंसर भी हो सकता है और बोन कैंसर भी हो सकता है। तो P32 समस्थानिक का उपयोग ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है, जबकि स्ट्रोंशियम जो निकलता है उससे ब्लड कैंसर भी हो सकता है और बोन कैंसर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आइएगा, तो ये WBC हो गया है, ठीक है। ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं, भक्षण के माध्यम से भी कर सकती हैं, एंटीबॉडी बना करके भी कर सकती हैं। जो आपको पूरा एक सिस्टम दिखाया गया था कि इनके ये सैनिक हैं, ये जो शरीर में सुरक्षा प्रदान करने का ये कार्य करते हैं। तो WBC वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। इसी टॉपिक में जो सॉलिड वाला पार्ट था RBC था, WBC था और एक पार्ट और था प्लेट
प्लेट्स वाला पार्ट था, उस प्लेटलेट्स वाले पार्ट को भी हम इसी के साथ में जोड़े दे रहे हैं। ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं WBC के बाद, अब प्लेटलेट्स को देखिएगा, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स में जो प्लेटलेट्स होती हैं, इनका मुख्य कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करना। ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करना इनका कार्य होता है। जो इनका जीवन काल होता है, वो इनका 7 अधिकतम यानी कि 1 सप्ताह है, यानी कि 7 डेज होता है, 7 दिन। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल अधिकतम कितना होता है? 7 दिन होता है। इनकी जो संख्या पाई जाती है वो 2 से इनकी 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में पाई जाती है, ठीक है। इनकी संख्या ये 2.5 से 4 लाख के बीच में 100 चूँकि mm³ में इनकी संख्या पाई जाती है, 2.5 से 4 लाख इनकी संख्या पाई जाती है। जीवन काल कितना है? अधिकतम 7 दिन का होता है। और ये इनका मुख्य कार्य क्या है? शरीर जो ब्लड होता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करना होता है। मुख्य कार्य ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करना होता है। यह केवल और केवल किसमें पाई जाती हैं? स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में ही केवल और केवल प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो जीवन काल 7 दिन, संख्या 2.5 से 4 लाख के बीच में होती है। यह केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करना होता है। जो डेंगू होता है, ठीक है, एक बुखार है डेंगू, इस डेंगू बुखार में इनकी संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो डेंगू जो फीवर होता है उसमें किसकी संख्या में कमी आ जाती है? प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स वाला पूरा पार्ट हो गया है। तो जो ब्लड वाला जो फर्स्ट पार्ट था आपका, ब्लड का जो पोर्शन था, जिसमें जो फ्लड वाला पार्ट था, जो लिक्विड वाला पार्ट था, वो आपको बता दिया गया है, ठीक है। और जो दूसरा वाला पार्ट था, सॉलिड पार्ट था, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स पाई जा रही थी, इनके बारे में आपको जानकारी दे दी है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का भी एक भाग हुआ है, केवल ब्लड हुआ है। वीडियो में हमने आपको बताया होगा कि 3 भागों में रक्त परिसंचरण तंत्र को बांट लिया जाता है। पहले वाला जो ब्लड होता है उसको पढ़ना है, दूसरा वाला हार्ट होता है उसको पढ़ना है, तीसरा वाला जो पार्ट है वो ब्लड वेसल्स होता है। फिर इसमें आगे हम ब्लड ग्रुप को जोड़ देंगे। तो ये वाला पार्ट आपका फर्स्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हृदय के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बनाया जाएगा तो उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को आप इंतजार करिएगा। आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो कमेंट्स करके लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इससे अच्छे वाले वीडियो भी आपको दिए जाएंगे। जैसे आप मांग करेंगे वैसे हम आपको वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। धन्यवाद।